नमस्कार। सबसे पहले शिक्षक बंधुओं द्वारा भेजे गए कुछ कमेंट को स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। इसमें कुल मिलाकर वे कह रहे हैं कि जिस गलत निर्णय के कारण शिक्षकों को जो मानसिक परेशानी हुई है, इसके लिए उन जजों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इन वाक्यों के पीछे छुपे दर्द, वेदना और उनके मानसिक पीड़ा के स्तर को हम समझ सकते हैं। कोई भी आम इंसान जब जलालत के हद से गुजर जाता है, तब ऐसे प्रश्न मन में उठना स्वाभाविक है। 1 सितंबर का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय शिक्षकों के ऊपर जो कहर बरसाया है, वो आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से लोगों को न्याय की उम्मीद होती है, अन्याय की नहीं। यदि कानून भी गलत है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी शक्ति है कि वे उस कानून को भी रद्द कर सकती है। लेकिन इस निर्णय में तो कानून की व्याख्या ही गलत तरीके से कर दी गई है। यह निर्णय इतना गलत और इतना असंवेदनशील है कि जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। आखिर इस निर्णय से जो लाखों शिक्षकों को मानसिक पीड़ा हुई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे देश में सामान्य तौर पर केवल गलत फैसला देने के कारण किसी भी जज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, सिविल या क्रिमिनल, नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे का मुख्य कारण है जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट, अर्थात जजों को इससे इम्यूनिटी मिला हुआ है। जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850 और जजेज प्रोटेक्शन एक्ट 1985। भारत में इस कानून के तहत जजों को सुरक्षा प्राप्त है। यदि किसी जज ने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए अच्छी नियत से कोई फैसला सुनाया है, तो उस फैसले के लिए उन पर कोई दीवानी या आपराधिक मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। जज संरक्षण अधिनियम 1985 के तहत उन्हें सुरक्षा या इम्यूनिटी प्राप्त है। इस कानून का धारा 3 उपधारा 1 यह सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीशों को उनके द्वारा बोनाफाइड न्यायिक कार्यों के लिए किसी भी आपराधिक या सिविल मुकदमे से छूट मिले। इसके पीछे का तर्क यह है कि न्यायिक स्वतंत्रता बनी रहे। जजों को यह सुरक्षा इसलिए दी जाती है ताकि वे बिना किसी डर या बाहरी दबाव के निष्पक्ष होकर फैसला ले सके। अगर हर गलत फैसले पर जज को सजा होने लगे तो वे स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि फैसला गलत है, तो उसके लिए अपील, रिव्यू, रिवीजन आदि की व्यवस्था की गई है। वे ऊपरी अदालत में उस आदेश के खिलाफ अपील लगा सकते हैं, रिवीजन लगा सकते हैं और भी बहुत सारे मैकेनिज्म उपलब्ध हैं जिससे वे इन फैसलों में सुधार करवा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें जजों के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। जज के ऊपर ऐसी कार्रवाई तभी हो सकती है जब यह साबित हो जाए कि जज ने फैसला देने के लिए भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाया है, रिश्वत लिया है और रिश्वत देकर यह फैसला सुनाया गया है, या जज ने जानबूझकर कानून का उल्लंघन किया है या अपने पद का दुरुपयोग किया है, या जज ने किसी केस में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला सुनाया है जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं था। ऐसे कुछ अपवाद हैं जिसमें जजों के ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। आखिर ये अपवाद कितना कारगर है, आज मैं इनकी थोड़ी परत खोलने का प्रयास करता हूँ। जस्टिस जसवंत वर्मा का नाम आप सभी ने सुना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जजों में से एक थे। पिछले वर्ष होली के दरमियान उनके घर में आग लगने की सूचना मिली। वहां फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचे और उन्होंने जो देखा, उनके आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नोटों के बंडल जले हुए उनके घर में बरामद हुए। ये नोट करोड़ों में थे। कोई कहता है 10 करोड़ था, कोई 15, कोई उससे भी
अधिक। आखिर ये रुपए कहां से आए थे? आज तक इस संबंध में एक एफआईआर तक भी नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 के केस में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी सिटिंग जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति आवश्यक है। आखिर इतना सब कुछ होने के बावजूद मुख्य न्यायाधीश ने इस केस में एफआईआर दर्ज करने की अनुमति अभी तक क्यों नहीं दी? उन्हीं के द्वारा इसके जांच के लिए जो 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि उनके घर में करोड़ों के जले हुए नोट बरामद हुए थे। बावजूद इसके आज तक उस जज के खिलाफ एफआईआर तक नहीं हुई। आज वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर रहे हैं और सारी सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं। वे सारे जले हुए नोट जो सबूत के तौर पर थे, उसे मिटा दिया गया। आखिर उस जज के ऊपर उस सबूत को मिटाने का भी चार्ज नहीं लगाया गया। यदि कोई आम इंसान ऐसा किया होता तो शायद वो आज जेल के अंदर सड़ रहा होता। लेकिन वो महाशय आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद को सुशोभित कर रहे हैं। हम तो यह कहेंगे कि वो कुशोभित कर रहे हैं और न्यायाधीशों के लिए दिए गए सारी सुविधाओं का उपभोग वो कर रहे हैं। नोएडा का निठारी कांड आप सबने सुना होगा, जिसमें अनेक बच्चों के कंकाल बरामद हुए थे। उसमें एक आरोपी था सुरेंद्र कोली। कई मुकदमे उनके खिलाफ दायर किए गए थे। इसका कुछ मैं सीक्वेंस बताना चाहता हूँ। इनमें से एक केस में ट्रायल कोर्ट द्वारा कोली को सजाए मौत दी गई थी, फांसी की सजा दी गई। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने भी उस केस में फांसी की सजा को कंफर्म कर दिया। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 15 फरवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके फांसी की सजा को बरकरार रखा। जुलाई 2014 में राष्ट्रपति ने भी उनकी दया की याचिका को नामंजूर कर दिया था। 8 सितंबर 2014 कोली के लिए डेथ वारंट इशू हो चुका था और उसे सुबह 6 बजे फांसी लगनी तय हो गई थी। कोली यूपी के डासना जेल में बंद था, वहां फांसी की व्यवस्था नहीं थी। रातों रात उसे मेरठ जेल पहुंचाया गया, क्योंकि वहां उसे 6 बजे फांसी की सजा दी जानी थी। इस फांसी की सजा को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आधी रात में अर्जी लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट उस अर्जी पर सुनवाई किया और उसकी फांसी की सजा को रोकने का आदेश दिया। इस आदेश को तुरंत सुप्रीम कोर्ट से मेरठ जेल फैक्स किया गया और सुरेंद्र कोली की फांसी रुक गई। इसी बीच सुरेंद्र कोली के खिलाफ अन्य 12 मुकदमे में उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में एक क्यूरेटिव पिटीशन लगा। उस क्यूरेटिव पिटीशन में जिस व्यक्ति को फांसी की सजा तय हो गई थी, उस व्यक्ति को उस केस में बरी कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया। यह बात तो समझ आती है कि फांसी की सजा को उम्र कैद में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके सजा को कम किया जा सकता है। लेकिन ऐसा केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही एक केस में फांसी की सजा तय कर दी थी, फांसी की सजा को कंफर्म कर दी थी, उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसे सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। नवंबर 2025 में बरी होने के आदेश के बाद उसे जेल से रिहा भी कर दिया गया। आज वो स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। चंद घंटों के चलते वो फांसी से बच गया और बचा ही नहीं बल्कि वो आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस निर्णय के बाद मैं बहुत ही स्तब्ध हूँ। जिस व्यक्ति की सजा ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सबने कंफर्म कर दिया, राष्ट्रपति ने दया याचिका नामंजूर कर दिया, उस व्यक्ति को उसी सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। आखिर यह न्याय है या मजाक? यह निर्णय मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। आप लोग इस संबंध में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। मैं तो इस संबंध में कुछ भी कहने में
असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। क्या हो गया हमारी न्यायपालिका को, क्या हो गई हमारी न्याय व्यवस्था को? क्या उन बच्चों का जिनका कंकाल मिला था उन्हें न्याय मिल पाया? क्या उन्हें न्याय इसलिए नहीं मिल पाया कि वे झुग्गी झोपड़ी के बच्चे थे, हमारे देश के सबसे निचले स्तर के बच्चे थे, हमारे देश के वो गरीब और निहायत असहाय बच्चे थे? यदि किसी अमीर घराने का बच्चा का कंकाल मिला होता तो क्या निर्णय यही होता जो सुरेंद्र कोहली के केस में हुआ है? इस सवाल के जवाब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। क्या हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था इसी तरह से काम करता है? आप लोग खुलकर अपनी राय लिखिएगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अन्याय के खिलाफ आवाज जरूर उठाते रहिएगा, चाहे वो अन्याय किसी के लिए भी क्यों ना हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।